नमस्कार दोस्तों, मैं हूं और आप देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे बंगाल की राजनीति में जो पश्चिम बंगाल में एक तूफान खड़ा है, हम उस पर बात करेंगे। क्योंकि बंगाल की राजनीति को पूरे देश की तरफ आकर्षण किया, पूरे देश की नज़रें बंगाल के ऊपर आज टिकी है और लोग जानना चाह रहे हैं कि बंगाल में क्या हो रहा है। क्योंकि जिस तरह से बंगाल की राजनीति अभी चल रही है, ऐसी राजनीति हमने और भी देखी है। हमने महाराष्ट्र में देखी किस तरह से शिवसेना तोड़ी गई, किस तरह से शरद पवार साहब की पार्टी को तोड़ी गई। आज वही धीरे धीरे पैटर्न बंगाल तक आ गई है और बंगाल में एक अलग राजनीति की शुरुआत हो चुकी है। आज ममता बनर्जी संघर्ष कर रही हैं। मैं कोई ममता बनर्जी का समर्थक नहीं हूँ, ना मुझे बहुत ज़्यादा उनसे मोहब्बत है, मगर जब देश में राजनीति एक करवट लेती है तो एक आवाज़ उठती है। वो आवाज़ आम लोगों में है, हम जैसे लोगों में है, ऐसे तमाम उन लोगों में है कि आखिर ये माजरा क्या है। क्योंकि ऐसी राजनीति की कल्पना इस देश ने कभी की नहीं थी। आज अचानक राजनीति बदल रही है, राजनीति एक अलग करवट ले रही है। सवाल ये है कि आखिर पार्टियां क्यों तोड़ना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के पास आज एक मजबूत मैंडेट है। उन्हें एक शासन करने के लिए बंगाल की जनता ने अगर वोट दिया है तो आप वहाँ के डेवलपमेंट पे काम करें, वहाँ के विकास करें। बंगाल जिस जिस क्षेत्र में पिछड़ गया है उसे आगे लाने का काम करना चाहिए, ना कि पार्टियां तोड़ने में अपना टाइम को व्यस्त करना चाहिए, अपने टाइम को खराब करनी चाहिए। मगर ऐसी परिस्थिति पैदा क्यों होती है। ममता बनर्जी एक लंबे दौर तक शासन में रही, एक संघर्षशील नेता है, उन्हें कम नहीं आंका जा सकता है। जब वो कांग्रेस से अलग हुई, 34 साल उन्होंने वामपंथियों के खिलाफ, जो वहाँ 34 साल से वामपंथी थे, उनके खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा, सत्ता में आई और वामपंथियों की जड़ें उखाड़ फेंकी। तो उन्हें कम नहीं आंका जा सकता है। ममता बनर्जी खुद कह रही हैं, जिन्हें छोड़ना है वो छोड़ जाए, मैं खुद खड़ी होंगी, फिर से पार्टी को खड़ी करूंगी। ये उनके बयान आ रहे हैं और आनी भी चाहिए। वो संघर्षशील नेता हैं, मेहनतकश नेता हैं, क्योंकि उन्हें जो राजनीति मिली है वो विरासत में नहीं मिली है, उनकी मेहनत के बदौलत मिली है। उन्होंने अपनी ताकत से जनता के विश्वास को जीता, फिर वो सत्ता में आ गई। कमियां हजार रही होगी, मगर एक नेता के रूप में उन्होंने जो छवि बनाई उसे कोई इनकार नहीं कर सकता है। दोस्तों, हालात ऐसे पैदा हो रहे हैं जिसे अविश्वास दिख रहा हो। कुछ लोग कह रहे हैं उनके विधायक कि उनके भतीजे पार्टी चला रहे हैं, कुछ कह रहे हैं ममता बनर्जी में वो कंट्रोल नहीं रहा है। ऐसे तमाम सवाल अब जमीन पे आने लगे हैं। मैंने अक्सर देखा है जो पार्टियां लंबे दौर तक सत्ता में रहती है, उन लोगों को सत्ता की, उनके लोगों को जब आदत हो जाती है, जब वो अचानक सत्ता से बाहर होते हैं तो संगठन टूटने लगता है, संगठन में कंपना पैदा हो जाती है, एक वैक्यूम आ जाती है। उन नेताओं को ऐसा लगता है उनकी मुस्तकबिल सेफ नहीं है, वो अपने मुस्तकबिल को बचाने की जद्दोजहद में लग जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि मैं राजनीति खुद के लिए नहीं, आवाम के लिए कर रहे थे, उन जनता के लिए कर रहे थे जिसकी वजह से आप राजनीति में टिके थे। आपने वादा किया था कि
कि हम जनता के विकास के लिए काम करेंगे, पर अचानक अपना विकास लोग क्यों करने लगते हैं? सत्ता पैसा कमाने का रास्ता नहीं है, सत्ता संघर्ष के लिए है। राजनीति में जब आप आते हैं तो कोई पैसे के लिए नहीं आते हैं, गरीब, मजलूमों, दलितों, वंचितों की आवाज उठाने के लिए आते हैं। पर मैं वो राजनीति में वो चीज नहीं देख रहा हूं कि लोग गरीबों, मजलूमों की बात करें। मैं देख रहा हूं कोई अपने परिवार को सेट करने में लगा है, कोई अपने नजदीक वालों को सेट करने में लगा है, कुछ लोग अपने बदले की राजनीति को शुरू करने में लगे। दोस्तों, सवाल यह है, क्या ऐसी राजनीति इस देश में चलनी चाहिए? यह सवाल खड़ा होता है। कई बार हम लोगों ने कहा कि बदले की राजनीति नहीं होनी चाहिए, चाहे विपक्ष हो, सत्ताधारी हो, सभी एक ही जमात के लोग हैं, सभी जनता के काम के लिए आए हैं, आवाम की विकास का वादा करके आए हों, चाहे वह सत्ता में आए हों या वह विपक्ष में आए हों। विपक्ष को भी इसी आवाम ने जिताया जिस आवाम को सत्ताधारियों को भी जिताया। तो आवाम के लिए काम करना चाहिए, ना कि खुद के फैसले करना चाहिए, खुद के विकास के लिए काम करना चाहिए। अभी फर्जी हस्ताक्षर की विवाद चल रही है। कई ममता बनर्जी के लोग कह रहे हैं ये हमारे सिग्नेचर नहीं है, कई कह रहे हैं ये हमारे नहीं उनके हैं। एक अजब सी परिस्थिति पैदा हो गई है बंगाल में। समझ में नहीं आता है ये कैसी राजनीति चलने लग गई है, जहां धर्म के नाम पे लोगों को उकसाया जाएगा, जहां गरीबों, मजलूमों की आवाज को दबा दिया जाएगा। आप सत्ता मिली है भारतीय जनता पार्टी को, आप उस सत्ते का यूज बंगाल के विकास के लिए करते हैं, बंगाल के लोगों के तरक्की के लिए करते हैं, तो ज़्यादा बेहतर होगा, ना कि पार्टियां तोड़ने से हो। क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह से पार्टियां टूटी, महाराष्ट्र की लोगों ने वो देखा है कि महाराष्ट्र की हालत क्या है। मैं देख रहा हूं कुछ कर्ज माफी का ऐलान हो रहा है, मगर वो जमीन पे आएगा या नहीं आएगा, या वो भी लाडली योजना की तरह रह जाएगा, जैसे 80 लाख बहनों को अपात्र कर दिया गया, इनवैलिड कर दिया गया, उन्हें पात्र नहीं माना गया। वैसा ही हाल होगा, या उसे तरक्की याफ्ता मिलेगी, उन किसानों की आत्महत्या करना रुकेगी। क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सुसाइड अगर हो रहा है तो महाराष्ट्र में ही हो रहा है। बंगाल में भी गरीबी अपने चरम पे है, तो बंगाल को गरीबी निकालने का वक्त है, ना कि आपस में लड़ने का वक्त है। कांग्रेस एक संघर्ष की राजनीति करती है, कांग्रेस बदले की राजनीति नहीं करती है, आवाम के विकास की राजनीति करती है, धर्म की राजनीति नहीं करती है, जात की राजनीति नहीं करती है। हमारे लिए हिंदुस्तान के तमाम लोग एक ही हैं, हम सब एक ही गुलदस्ते के फूल हैं। अगर आज उन पे कुछ खतरा दिखेगा, आज उनके हक और हकूक को छीना जाएगा, तो हम देश की सबसे बड़ी पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी खामोश नहीं हो सकती है। हम इसलिए बड़ी पार्टी कहते हैं, कुछ एमएलए एमपी हमारे भले कम हो, पर देश में सबसे बड़ा संगठन है तो वो कांग्रेस का है, जो कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, हमारे वार्ड अध्यक्ष से लेके ब्लॉक अध्यक्ष से लेके डीसीसी, तमाम जगह हमारे कार्यकर्ता मौजूद हैं। इसलिए हम सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं। कुछ एमपी एमएलए आपके जीत के आ गए होंगे, मगर संगठन का मुकाबला कांग्रेस का नहीं होगा। हम जरूर पिछड़ गए किसी जगह, मगर हम वापस करेंगे। मैं क्योंकि आज का सब्जेक्ट बंगाल का था, मैं बंगाल पे ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि बंगाल की राजनीति जिस तरह से करवट ले रही है वो इस देश के लिए बेहतर नहीं होगा। क्योंकि मैंने देखा है, जेपी नड्डा साहब जब इस भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, उनका ही बयान है, वो कहते थे सारी रीजनल पार्टियां खत्म हो जाएंगी। आखिर क्यों?
क्या इस देश में लोकतंत्र खत्म हो जानी चाहिए? क्या इस देश में एक राजा जैसे शख्सियत को बैठा देना चाहिए? इस लोकतंत्र में बाबा साहब अंबेडकर ने जब संविधान बनाया तो लोगों को बताया, चाहे वो एक रिक्शे वाला हो या एक चाय वाला हो या ठेले वाला हो या सबसे वंचित समाज का एक इंसान हो, वो भी इस लोकतंत्र में हिस्सा ले सकता है, वो चुनाव लड़ सकता है। उसकी पार्टी कितनी बड़ी भी ना हो, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, पर इस लोकतंत्र के पर्व के त्यौहार में वो उसकी हक है, वो हिस्सा ले। मगर आप चाहते हैं वो हिस्सा ना ले। आप चाहते हैं वन मैन शो आर्मी हो, एक पार्टी की राज हो। ये नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, ये संविधान के लिए सही नहीं है। बाबा साहब के अंबेडकर के संविधान भारत के संविधान के ऊपर अटैक है। मैं रीजनल पार्टियों के खिलाफ नहीं हूं, ना कांग्रेस का भी खिलाफ होती है। रीजनल पार्टी अपने क्षेत्र की आवाज है, उस आवाज को क्यों दबाने की काम करेंगे? वहां के लोगों की आवाज है। आपको हक नहीं है कि रीजनल पार्टियों को खत्म कर दें, पर मैंने भारतीय जनता पार्टी की उस आवाज को सुना है, उस आवाज से मुझे पीड़ा पैदा हुई। पर वो किस तरह से हकीकत में बदल रही है वो मैं देख रहा हूं। किस तरह से महाराष्ट्र में पार्टियां खत्म हो गई, अब बंगाल में आ गई, कुछ दिनों में बिहार में खत्म हो जाएगी, कुछ दिन में यूपी में मायावती एक दलित की बड़ी नेता। आखिर क्यों वो साइडलाइन हो गई, वो एक अंधेरे में गुम होती जा रही हैं? ये सब सोचने की चीजें हैं, इस पर विचार करने की चीजें हैं कि आखिर वो दलित समाज क्यों पिछड़ रहा है, वो माइनॉरिटी समाज क्यों पिछड़ रहा है। राजनीति में उस समाज के बात करने वाले लोगों की जगह होनी चाहिए, नहीं तो ये लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। दोस्तों, इस लोकतंत्र को बचानी आपकी जिम्मेदारी है। आपको उस लोकतंत्र को बचाने का काम करना पड़ेगा, नहीं तो बाबा साहब अंबेडकर की संविधान को कोई कुचल दे, यह हमें बर्दाश्त नहीं है। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं। जय हिंद।